बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से अक्सर एक बात सुनने को मिलती है कि पाक फौज ने नवाब अकबर बुगटी को कत्ल किया। हालांकि नवाब अकबर बुगटी ने पाकिस्तान के हक में हमेशा आवाज उठाई, लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ देखने को ये भी मिलता है कि नवाब अकबर बुगटी ने कोल्हू नामी एक गार में पाक फौज के आला अफसरान को बुलाकर बम ब्लास्ट कर लिया और अपनी जान ले ली। नाज़रीन, असल कहानी क्या थी? डॉक्टर शाजिया का रेप किसने करवाया? बलूचिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाने की असल वजह क्या थी? आखिर ये BLA है क्या? ये चाहती क्या है? इसके हाथ इतने मजबूत कैसे हुए? आर्मी इनके खिलाफ एक प्रॉपर ऑपरेशन क्यों नहीं करती? इस वीडियो में हम देखेंगे कि नवाब अकबर बुगटी का असल कातिल कौन था और असल में ये सारा माजरा क्या था। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर किया करें। नाज़रीन, 12 साल की उम्र में पहला कत्ल करने वाले इस शख्स का नाम नवाब अकबर बुगटी है। बुगटी कबीले को 3 बड़े कबीलों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें खलप्पड़, मैसूरी और राहजा कहा जाता है, और नवाब अकबर बुगटी का ताल्लुक राहजा कबीले से था। 1951 में नवाब अकबर बुगटी ने पहली बार गवर्नर जनरल के मशीर बने और अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज किया। नवाब अकबर बुगटी का सारा माजरा 1952 में शुरू हुआ, जब इसके इलाके से गैस दरियाफ्त हुई। इसने बुगटी कबीले से ताल्लुक रखने वाले खलप्पड़ और मैसूरी खानदानों को इलाका बदर कर दिया, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से गैस की वजह से मिलने वाले तमाम माली इमदाद को अकेले ही हड़प कर सके। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। सियासी असर और रसूख की वजह से इसने गैस दरियाफ्त होने का पूरा फायदा उठाया और खूब मालो दौलत इकट्ठी की। और यही वो वक्त था जब इसने प्राइवेट जहाज और दूसरे ममालिक में जमीनें खरीद लीं। जिन मैसूरी और खलप्पड़ खानदानों को इसने इलाका बदर किया था, इनकी तादाद तकरीबन 80,000 बताई जाती है। और नाज़रीन, ये लोग सिंध और मुख्तलिफ इलाकों में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। जब परवेज मुशर्रफ की सियासी जिंदगी का आगाज हुआ तो इन्होंने इन तमाम लोगों को वापस अपने इलाके में लाने का फैसला किया। इस पर नवाब अकबर बुगटी और इसके हिमायतियों ने इस फैसले की खुलेआम मुखालफत की। परवेज मुशर्रफ ने डेरा बुगटी के अंदर रोड्स और छावनी बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया। बहुत से खलप्पड़ और मैसूरी खानदान वापस डेरा बुगटी आन पहुंचे। इन कबीलों के दरमियान जिरगा हुआ और नवाब अकबर बुगटी के सरदार होने की मुखालफत कर दी। जब अकबर बुगटी को ये बात पता चली तो इसने डेरा बुगटी को छोड़कर पाक फौज के खिलाफ गुरीला जंग का आगाज कर दिया। इसने पाक फौज और हुकूमती तंसीबात पर बहुत सारे हमले करवाए और पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया, जिसका इकरार परवेज मुशर्रफ ने खुद भी किया। नाज़रीन, अब इस सारी सूरत हाल के बाद क्या पाक आर्मी खामोश बैठ जाती और अकबर बुगटी को वो सब कुछ करने देती जो वो कर रहा था? परवेज मुशर्रफ के आर्डर पर FC सोल्जर्स ने डेरा बुगटी का घेरा तंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद नवाब अकबर बुगटी ने एक नया घिनौना प्लान रचाया और बुगटी कबीले के अपने ही 2 आदमियों से डॉक्टर शाजिया का रेप करवाया और इल्जाम पाक फौज के एक मेजर पर लगा दिया। इसके बाद इस बात को इशू बनाकर बलोच कौम को पाक फौज के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की, लेकिन हकीकत जल्द ही सामने आ गई कि बुगटी कबीले के रियाज गुल और फिरोजानी बुगटी ने डॉक्टर शाजिया के साथ ज्यादती की और अकबर बुगटी के कहने पर स्विट्जरलैंड फरार हो गए। नाज़रीन, इलाका बदर मैसूरी और खलप्पड़ खानदानों की वापसी जारी थी और इन दोनों कबाइल के दरमियान एक और जिरगा हुआ कि नवाब अकबर बुगटी को गिरफ्तार करके कबीले के हवाले किया जाए ताकि इसे सजाए मौत दी जा सके। नाज़रीन, जिरगों की इतलात अकबर बुगटी को मुतवातर मिल रही थी और उसके पास सवाई गिरफ्तारी के और कोई चारा न बचा। चूँकि नवाब अकबर बुगटी एक मशहूर और रख रखाव वाला इंसान था, इसलिए इसने गिरफ्तारी को अपनी तौहीन समझा। इसने पाक आर्मी से मुज़ाकरात करने की अपील की। अब चूँकि पाक आर्मी अमन चाहती थी, इसलिए अकबर बुगटी की इस पेशकश को फौरन कबूल कर लिया गया और पाक आर्मी के अफसरान को मुज़ाकरात के लिए कोलू पहाड़ के गार में, जहाँ नवाब अकबर बुगटी छुपा था, वहाँ पर भेज दिया। नाज़रीन, जब पाकिस्तान आर्मी के अफसरान इस गार में पहुंचे तो इसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि इस गार को पाक आर्मी ने रॉकेट्स और मिसाइल से निशाना बनाया था, जो कि सरासर झूठ है। जिस गार में अकबर बुगटी छुपा हुआ था, वहाँ पर मिसाइल्स का पहुँचना मुमकिन ही नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या पाक फौज ने पहले इस गार में बम फिट किया, फिर आर्मी ऑफिसर को भेजने के बाद इसे ब्लास्ट कर दिया? तो नाज़रीन, ये काफी अहम काना सी बात है। पाक फौज पर हमला करना, हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाना, छावनियों को तबाह करना, हुकूमती तंसीबात को निशाना बनाना, पाक फौज के जवानों को शहीद करना, क्या ये जुर्म नहीं थे? नवाब अकबर बुगटी को पाक फौज ने कत्ल किया, इस बात को लेकर बलोच कौम को पाक फौज के खिलाफ भड़काया जाता है। और हालांकि नाज़रीन, ये एक खुदकुशी थी। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए अगर नवाब अकबर बुगटी को ठीक मान लिया जाए तो फिर उसके अपने कबीले के जिरगों में
اس کی سزائے موت کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ ناظرین آپ فیصلہ خود کر لیں۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں بلوچ لبریشن آرمی، جس نے اس وقت پاکستان سیکیورٹی فورسز کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے علاوہ عام سویلین پر بھی اٹیک کر رہی ہے، خاص کر ایسے لوگوں پر جو بلوچی نہیں ہیں، اب چاہے وہ مزدور ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین بلوچستان سے اس طرح کی کافی ایک ہی دن میں کئی خبریں آ رہی ہیں۔ آخر بلوچ لبریشن آرمی ہے کیا؟ ناظرین بلوچستان ایک پورا ریجن ہے جو کہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ بلوچستان کا ایک حصہ ایران میں موجود ہے، دوسرا حصہ افغانستان کے کچھ ایریاز پر مشتمل ہے جن میں نمروز، ہلمند اور قندھار کے ایریاز آتے ہیں، اور بلوچستان کا تیسرا سب سے بڑا اہم اور سب سے بڑا حصہ پاکستان میں موجود ہے، جو کہ پاکستان کا بھی سب سے بڑا صوبہ ہے۔ ناظرین اس صوبے کی کیا اہمیت ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ یہ گیٹ وے آف سینٹرل ایشیا ہے۔ یہ یورپ، مڈل اور ساؤتھ ایشیا کا ڈائریکٹ روٹ ہے، اور یہ روٹ کسی بھی بہت بڑے خزانے سے کم نہیں ہے۔ ناظرین ان شارٹ یہ وہ روٹ ہے جو پورے پاکستان کی قسمت بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور سی پیک کی شکل میں اس پر کام بھی ہو رہا ہے۔ گوادر پورٹ اس کی ایک اہم مثال ہے۔ اس کے علاوہ یہ صوبہ کول، گیس، گرومائٹ، آئل، سلفر، ٹائٹینیم اور گولڈ جیسی معدنیات سے بھرا پڑا ہے۔ ریکوڈک مائن کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہو۔ یہ مائن دنیا کی سب سے بڑی کاپر اور گولڈ ریزرو میں سے ایک ہے، جس میں تقریباً 6 بلین ٹن کاپر اور کئی بلین ٹن سونا موجود ہے، جسے آپ 40 سال تک نکال سکتے ہیں۔ ناظرین ان شارٹ ایک بلوچستان سونے کی چڑیا ہے۔ اگر اسے پاکستان سے علیحدہ کر دیا جائے تو جو پاکستان کے روشن مستقبل کی ایک کرن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور مستقبل تاریخ ہو جائے گا۔ ناظرین BLA سن 2000 میں بنی، لیکن اس کی جڑیں 1973 تک جاتی ہیں، جب ابھی تازہ پاکستان 2 لخت ہوا تھا، جسے توڑنے میں آف کورس اپنوں کے علاوہ سوویت یونین اور انڈیا بھی شامل تھے۔ ناظرین یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بنگلہ دیش کے علیحدہ ہونے کے بعد اگلا ٹارگٹ بلوچستان بن چکا تھا۔ 1973 میں انڈیپینڈنٹ بلوچستان موومنٹ زور پکڑتی ہے، اور اس موومنٹ کو فنڈ کرتی ہے سوویت یونین کی سیکرٹ انٹیلیجنس ایجنسی، جو کہ KGB ہے۔ ناظرین اوریجنلی BLA تحریک پہلے سے موجود بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے گرد بنائی جاتی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کی ایک الگ ریاست بنائی جائے، اور اس وقت کی BLA کو ڈیزائن کرنے میں 2 سوویت ایجنٹ پیش تھے، جن کا کوڈ نیم میشا اور ساشا تھا۔ اور ناظرین یہ میں اپنے سے نہیں بتا رہا، اس کی باقاعدہ ایک پوری رپورٹ ہے، اور ناظرین یہ ایک رپورٹ کسی ایک صحافی کی نہیں بلکہ ماسکو، افغانستان، پاکستان، انڈیا، امریکہ، ترکمانستان کے رپورٹرز کی بنائی گئی رپورٹ ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا۔ ناظرین اس وقت اس ریجن کے ڈائنامکس کافی چینج تھے۔ ایران پاکستان کا اچھا دوست تھا، اور یہی ایران اس ٹائم پر امریکہ کا بھی دوست تھا۔ ناظرین امریکہ کا دوست کا مطلب یہ تھا کہ سوویت یونین کا دشمن۔ سیم پاکستان بھی سوویت یونین کا دشمن تھا۔ سوویت یونین چاہتا تھا کہ ایران اور پاکستان کو انہی بلوچ علیحدہ پسند موومنٹ کے ذریعے نقصان پہنچایا جائے، اور اس چیز میں سوویت یونین کی مدد ایک ملک کر سکتا تھا، اور وہ تھا ایران کا دشمن عراق۔ ناظرین ایک تو عراق سوویت بلاکس میں تھا، دوسرا عراق اور ایران کی اتنی بنتی نہیں تھی، دونوں کی لڑائی کی وجہ دریا ستلج تھا، اور تیسرا ناظرین عراق اور امریکہ کی بھی نہیں بنتی تھی۔ امریکہ نے 1970 میں عراقی گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کو سپورٹ کیا تھا، تو عراق وہ واحد ملک تھا جو اس معاملے میں سوویت یونین کا ساتھ دے سکتا تھا، تو عراق نے سوویت یونین کے ساتھ کولیبوریٹ کیا تاکہ سوویت یونین پاکستان اور ایران میں بلوچ انسرجنٹس کو ملٹری ہیڈ پرووائڈ کر سکے، اور یہاں پر کافی سارے آپریشنز کیے جا سکیں، اور ان کے ایران اور پاکستان میں کئی آپریشنز کامیاب بھی ہوئے۔ ناظرین اس وقت افغانستان میں داؤد خان کی حکومت تھی، جسے سوویت یونین کھلی سپورٹ کر رہا تھا، اور داؤد خان وہ شخص تھا جس نے پہلی دفعہ پاکستان کے خلاف پراکسی وار شروع کی تھی۔ تو ناظرین پاکستان کے لیے اس وقت کی زمین بہت تنگ تھی، تازہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا، ایک طرف انڈیا تھا، ایک طرف افغانستان تھا۔ ناظرین ان سب کا پلان بڑی کامیابی سے جاری تھا، یہ کامیاب آپریشنز کر رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ 9 فروری 1973 کو پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کو انفارمیشن ملی کہ سوویت یونین کی ایک شپمنٹ جو کہ ویپن سے بھری ہوئی ہے عراق کی مدد سے بلوچ دہشت گردوں کو پہنچنے والی ہے، اور یہ ویپنز اس وقت عراق کی ایمبیسی میں موجود ہیں۔ اس انفارمیشن پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز حرکت میں آئیں اور عراق کی ایمبیسی پر ریڈ کی، جہاں سے 300 سوویت میڈ مشینز گنز، 50,000 راؤنڈز آف ایمونیشن اور ڈھیر سارا فنڈنگ کا پیسہ برآمد ہوا۔ ناظرین اس کے بعد پاکستان نے عراق کی ایمبیسڈر کو ملک بدر کر دیا اور عراق کی ایمبیسی کو بند کر دیا۔ پاکستان نے ایک لارج سکیل ملٹری آپریشن شروع کیا۔ یہ ملٹری آپریشن صرف بلوچستان تک محدود نہیں تھا، بلکہ پاکستان نے افغانستان میں گھس کر ان کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا، کیونکہ افغانستان کے داؤد خان کی پولیسز ٹوٹلی پاکستان کے خلاف تھیں۔ بھٹو نے کورٹ آپریشن ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل نصیر اللہ بابر کے انڈر شروع کیا۔ اس کے بعد 1974 میں ایک اور سیکرٹ آپریشن شروع کیا، جو کہ پاکستان کی ISI اور ایئر انٹیلیجنس آف پاکستان نے افغانستان کے کیپٹل کابل میں شروع کر دیا، جو کہ داؤد اور اس کی گورنمنٹ کے خلاف تھا۔
नाज़रीन, पाकिस्तान चाहता था कि दाऊद खान की गवर्नमेंट जाए और अपनी मर्जी की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बनाई जाए जो कि पाकिस्तान के खिलाफ ना हो, या फिर दाऊद खान को इतना मजबूर कर दिया जाए कि दाऊद खान ही पाकिस्तान से हाथ मिला ले। और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने दाऊद खान की गवर्नमेंट के खिलाफ अफगानिस्तान में ऐसे आउटक्लास ऑपरेशंस किए और अफगानिस्तान में मौजूद दाऊद खान के खिलाफ मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया ताकि इसकी हुकूमत गिराई जा सके। नाज़रीन, वही प्रॉक्सी वार जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था, अब पाकिस्तान इसी प्रॉक्सी को इस्तेमाल करते हुए लड़ रहा था। नाज़रीन, इन मिलिटेंट्स ने 1978 तक दाऊद खान को इतना तंग किया कि दाऊद खान पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर हो गया और पाकिस्तान से अपने रिलेशन अच्छे करने लग गया। दाऊद खान ने 1978 में पाकिस्तान का विजिट किया और एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया, इनकी ट्रेनिंग कैंप्स खत्म कर दिए और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन पर भी डिपेंडेंसी खत्म करना शुरू कर दी। और जब सोवियत यूनियन को एहसास हुआ कि यहाँ पर इनकी गिरफ्त कम हो रही है, तो एक साल बाद सोवियत यूनियन खुद ही अफगानिस्तान में आ जाता है। उसके बाद जो कुछ होता है वो एक नाज़रीन अलग टॉपिक है। और नाज़रीन, जो सोवियत यूनियन के साथ हमने अफगानिस्तान में किया, ये जंग किसी और के बाद में थी, हमारी पहले थी। हमारे दरवाजे पर एक रीछ आकर खड़ा था जिसने कुछ साल पहले ही बांग्लादेश अलहदा किया था और अब बलूचिस्तान को हड़प करके गर्म पानियों तक रसाई मुमकिन बनाना चाहता था। हमने यहाँ जो कुछ किया, जिससे हाथ मिलाया, वो सब पाकिस्तान के मफाद में था। और नाज़रीन, दूसरी तरफ जब ईरान इराक वार शुरू हुई तो हमने ईरान का साथ दिया, क्योंकि इराक ने हमारे साथ जो किया था ये उसका बदला था। ये वो टाइमलाइन थी जब अमेरिका ईरान का बदतरीन दुश्मन बन चुका था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने यहाँ अपना मफाद देखा था, क्योंकि 1997 तक पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में इन अलहदा पसंद तहरीकों को बुरी तरह क्रश कर दिया था, जिसमें ईरान ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी। कई साल गुजर गए, सोवियत यूनियन भी टूट गया, लेकिन सन 2000 में BLA को रिवाइव किया जाता है। इसमें नई जान भरी जाती है और इस मर्तबा BLA को खुली सपोर्ट करने लगता है इंडिया। 2 साल पहले पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, किसी भी एटॉमिक पावर को अब डायरेक्ट जंग करके हरा नहीं सकते। इसमें आपका भी उतना ही नुकसान होगा। नाज़रीन, आपने देखा कि जब से इंडिया और पाकिस्तान एटमी ताकत बने हैं, इन दोनों के दरमियान कोई बाकायदा जंग नहीं हुई। 25-26 साल हो चुके हैं। दोनों को पता है कि जंग शुरू हुई तो इसके नताइज कितने खौफनाक हो सकते हैं। इन दोनों ममालिक में छोटी मोटी झड़पें होती रहेंगी, लेकिन बाकायदा जंग नहीं होगी और एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वार ही लड़ेंगे। और इस टाइम इंडिया इस प्रॉक्सी वार में एग्रेसिव पोजीशन में है और पाकिस्तान हमेशा की तरह डिफेंडिंग पोजीशन में है। और नाज़रीन, इसमें इंडिया को खातिरखा कामयाबियां भी मिली हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसी तंजीमें वहीं पैदा होती हैं जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से नाइंसाफी की जा रही होती है, क्योंकि ऐसी तंजीमों को आम आवाम का भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो जहाँ नाइंसाफी होती है वहाँ ऐसी मूवमेंट खुद ही पैदा हो जाती हैं और वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए हुकूमत से लड़ेंगे और अपना हक हासिल करेंगे। और नाज़रीन, इस आड़ में तो अपने लोगों को हक दिलाने के लिए BLA ने 22 जुलाई 2000 को कोयटा की मार्केट में बम ब्लास्ट किया, जिसमें बलूचिस्तान के ही 7 लोग मारे गए और 25 जख्मी हुए। फिर नाज़रीन, 2003 में इन्होंने ऐसे लोगों को मारना शुरू किया जो कि बलूचिस्तान के रहायशी नहीं थे। ऐसी तंजीमों को कभी भी पसंद नहीं आएगा कि इनके इलाके में डेवलपमेंट हो, क्योंकि डेवलपमेंट होगी तो लोग खुशहाल होंगे, तो फिर ऐसी तंजीमों का साथ लोग क्यों देंगे। इसलिए 2004 में इन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किए गए मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में चाइनीज फॉरेन वर्कर को मारना शुरू कर दिया। तो इनका मकसद है आम सिविलियंस को मारना, पुलिस को मारना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बंद करना और ऐसे लोगों को मारना जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है। इस तंजीम का पहला लीडर बलाच मरी था। नाज़रीन, बलाच मरी नवाब खैरबख्श मरी का बेटा था और खैरबख्श मरी वही शख्स था जिसने 70s में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ इंसर्जेंसी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और नाज़रीन, ये उस वक्त की BLA का लीडर भी था और ये नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का मेंबर भी रह चुका है। नाज़रीन, कहानी फिर वहीं से शुरू होती है जहां पर खत्म हुई थी। इसके बेटे को BLA का नया लीडर बना दिया गया और इनका हेडक्वार्टर एक दफा फिर से अफगानिस्तान कंधार ही था, जहां इंडिया भी इस वक्त मौजूद था। बलाच मरी ज़हीन भी था और जानता था कि मौके का फायदा कैसे उठाना है। नाज़रीन, नवाब अकबर बुगटी को तो आप जानते ही हैं, जिनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। नाज़रीन, अकबर बुगटी के कत्ल के बाद BLA को सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि बहुत सारे लोग फौज और पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, क्योंकि अकबर बुगटी बड़े ट्राइब का लीडर था। इसके बाद बलाच मरी अफगानिस्तान निकल गया और जहाँ इसकी मौत इसका इंतजार कर रही थी। अफगानिस्तान में नेटो ने एक जगह पर तालिबान फाइटर समझकर एयर स्ट्राइक की, लेकिन यहाँ पर तालिबान फाइटर नहीं बल्कि बलाच मरी और इसके साथी मौजूद थे जो इस एयर स्ट्राइक में मारे गए। नाज़रीन, बलाच मरी के मरने के बाद BLA काफी कमजोर हो चुकी थी। BLA की लीडरशिप के लिए बलाच मरी के दूसरे भाइयों मेहरान मरी और हरबयान मरी के दरमियान काफी तनाजा शुरू हो चुका था। यहीं से मेहरान मरी ने अपनी अलग दहशतगर्द तंजीम बना ली जो कि यूनाइटेड बलोच आर्मी के नाम से थी। और मेहरान मरी पर BLA की लीडरशिप इल्जाम लगाती है
کہ اس نے BLA کے $3 ملین فنڈز اور 800 ملین ورتھ کے ویپنز چرا کر یونائٹڈ بلوچ آرمی بنائی ہے۔ یونائٹڈ بلوچ آرمی کا وہی کام تھا جو کہ BLA کا تھا، عام عوام کو مارنا۔